ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है एंथ्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एंथ्रोमॉर्फिज्म को अगर आप डिवाइड करते हैं इसके लैंग्वेज के हिसाब से, तो इसमें दो वर्ड है एंथ्रो, चल नहीं रहा ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और मार्फिज्म का होता है, मार्फ से बना हुआ, मार्फी से, उसका मतलब होता है ह्यूमन फॉर्म। तो अगर अगर कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी एनिमल को, स्पेशली एनिमल्स के केस में होता है, लेकिन और भी लोगों को भी दिया जा सकता है। तो जब हम नॉन ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को या किसी नेचुरल फेनोमेना को या ऑब्जेक्ट को हम पूरी तरह से वो सारी क्वालिटीज दे दें जो कि एक ह्यूमन बीइंग की होती है, ध्यान देना, सारी क्वालिटीज, ये नहीं। जब हम पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे कोई एक या दो फीचर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एंथ्रोपमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या होगा, पूरी की पूरी ह्यूमन क्वालिटीज उस एनिमल में या उस ऑब्जेक्ट में जिसको भी आप दे दोगे आ जाएगी। यानी वो ठीक वैसे ही एक्ट करने लगेगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है। अगर आप सभी को, शायद आप सभी ने बचपन में चंपक चंपक की कहानियां पढ़ा है आप सभी ने? यस सर। तो यस सर, चंपक बहुत पढ़ा है ना, मैं तो चंपक की बहुत किताबें पढ़ा हूँ। तो जो चंपक की कहानियां थी, चंपक में क्या है आप देखेंगे, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, जैसे आपके जो है रैबिट हो गए, लायन हो गए, वो लोग ह्यूमन बीइंग की तरह बोल रहे हैं, सारा सब कुछ ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज उसमें ऐड की गई है। तो चंपक की जो स्टोरीज हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। फिर आप लोगों ने फेबल्स सुना होगा, फेबल्स, जो चंपक की स्टोरीज हैं उनको फेबल्स भी बोलते हैं। फेबल्स मतलब ऐसी कहानियां जहां पे एनिमल्स के माध्यम से कोई स्टोरी बताई जाती है, मॉरल्स दिए जाते हैं। तो यहीं से आप फेबल भी आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। और एंथ्रोमॉर्फिज्म ये पर्सोनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका एंथ्रोमॉर्फिज्म। आप लोगों ने कुछ लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो कोई मुझे क्या कोई वर्क बता सकता है मॉडर्न एज का, कोई एक ऐसा वर्क जो कि बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में? एनिमल, अरे वाह क्या बात, जिसने भी एनिमल फार्म बताया है, ठीक है, किसने बताया? बुद्धिमान जी ने, किसने बोला? यस सर। बहुत अच्छा बुद्धिमान जी। एनिमल फार्म ये आपके जीआईसी के सिलेबस में भी है, प्लीज आप लोग को पढ़ना है मन लगा के, और शायद हो सकता है मैं ही पढ़ाऊं। बहुत ही जबरदस्त, मेरा तो फेवरेट नावल है ये, मैं बहुत इस नावल को पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिफिकल्ट भी है। मतलब कहानी तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, एक आप पूरी कहानी खत्म कर लो, ये अलीगिरी भी है, ये हम बाद में आप लोग को बहुत अच्छे से अलीगिरी, फेबल, इस पे एक छोटी सी क्लास ले लेंगे जिसमें सब छोटे छोटे डिफरेंस से बता देंगे। अलीगिरी, फेबल्स, पैराबल्स, है ना, ये सब छोटे छोटे डिफरेंस है। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे हम। तो एनिमल फार्म में क्या है कि आप देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे एक कैरेक्टर का नाम बताइए, हीरो का नाम अभी बता दे रहा हूं कुछ चीजें। नेपोलियन, इसमें जो है एक कैरेक्टर है नेपोलियन, जो कि डिक्टेटर की तरह जो है, और इसी के साथ का इसका एक है स्नोबॉल। ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। और ये जानते हैं सब क्या है? सब पिग्स हैं। क्या हैं? पिग, सब सुअर हैं, और बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह सारी क्वालिटीज एकदम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं सब। और इसमें और भी ढेर सारे एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स हो गया, बर्ड हो गए, सब हैं, सब बोल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो ये किस तरह का होगा? पूरी ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट इसमें डाल दिए हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह ये लोग बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, हर चीज रोजमर्रा जिंदगी में चल रहा है इनके, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि एनिमल्स हैं। तो ये आपकी किसका एग्जाम्पल है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल। तो अगर आप लोग एनिमल फार्म पे मूवी भी, अच्छा, विक्टोरियन एज के एक बहुत ही फेमस नावल है, विक्टोरियन एज के 2-3 नावल हैं विक्टोरियन एज के जो एंथ्रोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पे हैं, आपको जानना पड़ेगा।
और बहुत ही फेमस। यहाँ तक कि जब स्कूलों में कोई फंक्शन होता है, छोटे छोटे एनुअल फंक्शन होता है, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में था तो एनुअल फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। बच्चों को डिफरेंट एनिमल्स के वो पहना देते हैं ड्रेसेस, तो अच्छा लगता है वो। बता सकते हैं आप लोग, जंगल बुक भूल गए आप लोग? रुडयार्ड किपलिंग सर। हाँ, अरे भाई ऐसा मत करें आप। जंगल बुक बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस। कोई जरूरी नहीं कि आप जब नेट की तैयारी करोगे तब भी आपकी लिटरेचर, ये सब चीजें आपसे बहुत बेसिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। अगर नहीं पता था तो अब जानिए, अब सीखिए, इस मौके को मत खोइए। हम बहुत डीप जा रहे हैं ताकि आपको लेबल दे सके। जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। एक और राइटर है जिसने भी एक बहुत ही फेमस इसी प्रकार का लिखा है। लेविस कैरोल का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। बताइए उस वर्क का नाम बताइए उनके। एनीवन? सर एलाइस इन वंडरलैंड। हाँ बिल्कुल, एलिस इन या एलाइस जो भी पढ़ लीजिए आप। एलिस इन वंडरलैंड बहुत ही फेमस वर्क है लुइस कैरोल का, और ये बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये कम से कम 3-4 वर्क हैं लिटरेचर के बहुत ही। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लेविस इन, शिवनारायण जी गुड मॉर्निंग। लेविस इन अभी तुरंत जुड़े हैं क्या शिवनारायण जी? चलिए अभी जुड़े हैं सर। कोई बात नहीं है, हम एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा बाद में वीडियो को देख लीजिएगा, है ना? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इन लोगों को दिक्कत होगा जिन लोग पहले से पढ़ रहे हैं। बस एक लाइन में समझ लीजिए मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो पर्सनिफिकेशन का ही टाइप है, जहां पे किसी एनिमल को या किसी ऑब्जेक्ट को जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग है, उसको ह्यूमन बीइंग की सारी क्वालिटीज दे दी जाए, एकदम वैसे ही प्रेजेंट किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और मैंने बहुत चंपक की स्टोरीज आपने पढ़ी होगी, तो उन सब में एनिमल्स को आप देखते हैं एक्टिंग करते हुए, बातें करते हुए। लिटरेचर में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एनिमल फार्म हो गया, जंगल बुक हो गया, एलिस इन वंडरलैंड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, जो एनिमल फार्म है किसने लिखा है? अब जो चूंकि कुछ बातें हो रही तो यही ध्यान रखिए, बताइए सब लोग एक साथ। जॉर्ज ऑरवेल। हाँ बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग को एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, सब लोग जॉर्ज ऑरवेल आप बताइए इनका ओरिजिनल नेम है कि निक नेम है? निक नेम है। ओरिजिनल नेम आपको पता करके ग्रुप में भेजना है। एरिक ब्लेयर, इनका एरिक ब्लेयर है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। एरिक ब्लेयर, ठीक है, बहुत सही, याद रखना है इनका निक नेम। इनका ओरिजिनल नेम है एरिक ब्लेयर, लेकिन ये जॉर्ज ऑरवेल के नाम से लिखते थे। और इन्हीं का एक बहुत ही हाँ, इनका और ही एक बहुत ही फेमस वर्क है 1984, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसको डिस्टोपियन नावल बोलते हैं, 1984 को, बहुत ही जबरदस्त नावल है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो अभी इतनी बातें क्लियर है। एंथ्रोमॉर्फिज्म के मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। 1984 को सर कनेक्ट कर सकते हैं बिग बॉस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिग बॉस से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। जब उस समय आएगा तो और भी कनेक्ट करवाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं। अब हम आपको इसके कुछ डेफिनेशन लिखवाते हैं, लेकिन इससे पहले एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको समझ लीजिए, जो कि ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, कैसे? एक होता है जूमॉर्फिज्म। क्या है? जूमॉर्फिज्म। उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी बातें जो मैंने बोली थी लिख लिया है, कि मुझे अभी रुक जाऊं मैं थोड़ी देर, ये जितनी भी चीजें बताई मैंने। हाँ ठीक। अब आते हैं जूमॉर्फिज्म पे। ये जूमॉर्फिज्म क्या है? जूमॉर्फिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी के समय के लिए है। जू मतलब क्या होता है? एनिमल, और मार्फ मतलब फार्म, यानी जहां पे कोई ह्यूमन बीइंग एनिमल की क्वालिटीज लेता हुआ दिखाई दे।
मतलब ह्यूमन बीइंग को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि दैट ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंटेड एज एन एनिमल, बिल्कुल एनिमल की तरह फीचर्स उसके अंदर आ जाएंगे, वो एनिमल की तरह आ जाएंगे। जैसे 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 कोई बताएंगे कोई मुझे लिटरेचर का एग्जांपल, एनीवन? सर शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, एज यू लाइक कैसे इट, ये बन गए थे कोई है उसमें एनिमल जैसा जिसमें बन जा रहा है? हाँ? जो लोग होते हैं ये एनिमल बन जाते हैं ना, लायन वगैरह, स्नग वगैरह, ये सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो वो एज यू लाइक इट थोड़े ना है, Midsummer Night's Dream है। वो मिड तो समर मिड नाइट ड्रीम है। समर नाइट हाँ कोई बात नहीं है, मिड समर्स नाइट ड्रीम, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही आप गई हो, एकदम सही। आप देखती हो कि एक कैरेक्टर को एस का जो है डंकी का हेड लगा देता है वो, है ना, तो वो क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ते हैं अब, और अगर और किसी हम बात करें लिटरेचर में, तो आप सभी ने सेकेंड कमिंग पढ़ा होगा। सेकेंड कमिंग में जो Yes, sir, सेकेंड WB कमिंग की बात हो रही है, उसमें किसकी बात हो रही है? स्फिनिक्स जो है एक ऐसा अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कैसा होता है, मतलब एक ऐसा क्रिएचर हो जाता है जिसका जो हेड होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है, और जो नीचे का पार्ट है वो लायन का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि मतलब आप एनिमल के पूरे फीचर्स देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जूमॉर्फिज्म में ना दो प्रकार से हैं, एक तो जो हमारे गॉड्स गॉडसेस हैं उनके लिए बात की जाती है, जो हमारे डेटीज होते हैं जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, प्रे करते हैं। एक तो वो एनिमल का अवतार लेते हैं, एनिमल के डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, तो वो भी इसी में आएगा, और प्लस ह्यूमन बीइंग को जब एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाए तो वो भी इसी में आएगा। और कोई एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल का फॉर्म ले ले, जैसे मान लीजिए कैट है, वो डॉग की तरह बिहेव करने लगे, तो वो भी इसी में आएगा। तीन चीजें ध्यान रखना है, जो हमारे डेटीज हैं, जो हमारे गॉड्स गॉडसेस हैं, अगर वो ह्यूमन बीइंग की तरह उनको प्रेजेंट किया जाए, वो उसका अवतार ले लें, तो दूसरा ध्यूमन बीइंग को जब हम एनिमल के फीचर्स दे दें, तो तीसरा एक एनिमल को किसी दूसरे एनिमल को कॉपी करने लगे, तो तीनों स्टेज ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इंडियन माइथोलॉजी में, तो आप सभी को याद होगा भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, याद है? यस सर। नरसिंह का अवतार लिया था किसको बचाने के लिए? प्रहलाद को। हाँ बहुत सही, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार। हाँ तो वो क्या है, जूमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे माय ब्रदर ईट्स लाइक अ हॉर्स, कितना इजी एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरा ब्रदर जो है घोड़े की तरह खाता है, तो ये क्या हो गया, ये जूमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो गया कि एक ह्यूमन बीइंग को एक एनिमल के एट्रीब्यूट दिए जा रहे हैं। द चबी लिटिल बॉय रोल्ड अराउंड इन द मड लाइक अ पिग, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और ये बहुत अच्छा हम अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल सुअर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सुअर हो गए वो। तो ये क्या हो जाएगा, जूमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा एक्चुअली बहुत पहले ना, आप लोगों को पता है, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते थे, गधाओ, बिल्कुल ऐसे बोल देते थे, तो वो ना अब बाद में तो इस पे बहुत अब वो होने लगा धीरे धीरे समय के साथ। आपको पता है गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही सख्त रूल लगाया कि किसी स्टूडेंट को आप मतलब एनिमल नहीं बोल सकते, है ना। तो अब टीचर बोलना बंद कर दिए, लेकिन पहले के समय लोग बहुत बोलते थे, गधाओ बिल्कुल, या ऐसे ऐसे चीज बोल देते थे, तो वो सब जूमॉर्फिज्म का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ, अच्छा यहाँ नहीं दिया है, कुछ और बहुत अच्छा, मिडसमर नाइट ड्रीम का आपने देख ही लिया है एग्जाम्पल, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मिडसमर नाइट ड्रीम का एग्जाम्पल था। अच्छा एक दो और अच्छी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने खोजा था, ये क्या हो गया, गायब हो गया क्या ये, एक सेकेंड, ये तीनों में कंपैरिजन एक जगह दिया हुआ था, जूमॉर्फिज्म, पर्सनिफिकेशन, और उसमें देखिए जूमॉर्फिज्म को यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, है ना, किस तरह से जैसे एक पर्सन को जो है ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट दिया गया है उसका। अच्छा जेके रोलिंग के आप जब नॉवेल्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जूमॉर्फिज्म के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे।
जेके रोलिंग लिख लीजिए, जेके रोलिंग के नॉवेल्स में आपको मिलेंगे, तो वहाँ देख लेना आप। और ये देखिए यहाँ पे एंथ्रोमॉर्फिज्म में देख रहे हैं ना, जो डंकीज है इनको बात करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये आपके एंथ्रोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है बस ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा देख रहा था, चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मुझे याद है। जैसे आप लोगों ने कुछ हॉलीवुड मूवीज आजकल देखे होंगे। हॉलीवुड मूवीज, उस मूवीज में आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एंटमैन, देखा कि नहीं? एंटमैन, तो ये क्या है? अगर मैं कहूँ स्पाइडरमैन, सुना? तो ये आपके हॉलीवुड के बहुत ही फेमस कुछ मूवीज हैं। तो एंटमैन यानी एक पर्सन है, उसको एंट के सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। ये जूमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। स्पाइडरमैन, बिल्कुल स्पाइडर के सारी क्वालिटीज उसको दे दी गई हैं, है ना? तो ये आपके जूमॉर्फिज्म के मूवीज में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब एक काम करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। चलिए एंथ्रोमॉर्फिज्म से ही शुरू करिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो अलग बात है, लेकिन एकदम सही से देख के लिख लीजिए। अच्छा, अब आपको एक तोड़ने की जरूरत है। मैं क्या तोड़ के, अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी देख लो। मैं बता भी चुका हूं कि कैसे तोड़ के करना है। एक मिनट, देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है, एंथ्रोमॉर्फिज्म डेराइव्स फ्रॉम वर्ब फ्रॉम एंथ्रोमॉर्फाइज। ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए। क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं? यस कैन यू सी? यहां पे देखिए, यस एंथ्रोमॉर्फिज्म डेराइव्स फ्रॉम इट्स वर्ब फ्रॉम एंथ्रोमॉर्फाइज। ठीक है, और एंथ्रोमॉर्फाइज को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो ग्रीक वर्ड्स में। एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब हुआ ह्यूमन। अब ये ग्रीक वाला वर्ड मत लिखना, नहीं तो फिर कहाँ उसको बना नहीं पाओगे, ह्यूमन। एंड मार्फी का मतलब है फॉर्म। ठीक है, बस पूरा दिखाई दे रहा है। पूरा दिखाई दे रहा है ना? तो ये जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर एकदम? नहीं, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको बड़ा करना तो जूम कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ये जूम कर अब लीजिए। बात यह है ना कि ये टेलीग्राम पे है, जूम हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। हो जाएगा सर। नहीं सर, अपना स्क्रीन। ये स्क्रीन कैसे जूम करूं मैं? कोई वो आप करेंगे सर, सर हम ये दिखाई दे हम रहा है लोग सर, कर वो लेंगे। हम लोग सब अच्छा, करेंगे। आप लोग करिए तब ठीक है। ठीक है ठीक है, आप लोग कर लीजिए प्लीज। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और आगे उसका भी। अच्छा, ये जूमॉर्फिज्म वाला है, किसी ने बोला नहीं। चलो ठीक है, जूमॉर्फिज्म को ही पहले लिख लो। अब ये पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? पिन कर लीजिए। यस। स्क्रीन दिखना चाहिए। दिख रहा है सर। हाँ, आप जूम कर पा रहे हैं मनोज जी? मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। सर हम कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। जी जी, सर एक बार वो पढ़ कर बता दीजिए क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा सर। द वर्ड जूमॉर्फिज्म, जो द ग्रीक वर्ड के बाद जो ब्रैकेट में है वो है कि जेड है सर?
अच्छा एक मिनट, ये वाला आ गया मैंने आपको, लेकिन वो वाला बताया था तो आप लोग यही वाला लिख रहे हैं ना, जो मार्फिज्म वाला, ये मतलब। हाँ। हाँ ठीक है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये एक्चुअली ना इस पे ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। द वर्ड जूमॉर्फिज्म डेराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जूम, ठीक है। अब इसका मतलब होता है एनिमल, ठीक है। डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जूम, ठीक है, मीनिंग एनिमल। एंड मार्फी, मार्फी मीनिंग शेप, शेप और फॉर्म, बस। ठीक है, उसके बाद की भी लाइन लिख लेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, आर्ट की जगह चाहे तो लिटरेचर लिख लें। जूमॉर्फिज्म कुड डिस्क्राइब आर्ट दैट इमेजिन्स ह्यूमंस एज नॉन ह्यूमन एनिमल्स, बस। पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा, ये पूरा है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as art that portrays one species of animal like another species of animal, or art that uses animal as a visual motive, sometimes referred to as animal style. बोल दीजिएगा जैसे हो जाएगा। प्लीज आप लोग अपनी तरफ से माइक ऑफ रखें प्लीज। मनोज जी, मुर्गे आपने अपने घर में पाल रखे हैं सब? नहीं सर, बगल में है सर, अच्छा वो भी देसी हैं। अच्छा, चलिए, संडे हो या मंडे, रोज खा रहे हैं आप अंडे। हाँ, आई होप दैट यू ऑल हैव नोटेड। Yes, sir. बी फास्टर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो जल परी होती है वह सर किस में आएगा सर? जलपरी जो है कैसा, मतलब ऊपर का नीचे का पोर्शन क्या होता है, फिश का होता है ना? यस सर। और ऊपर का पोर्शन तो ये भी इसी में आएगा, ठीक है। मैंने जैसे नर्सिंग वाला एग्जांपल दिया ना, ये उस वाले में जाएगा जो पहला वाला पार्ट था। एनिमल शेप जिसमें ले रहा है ना, एक ह्यूमन बीइंग जो है एनिमल शेप ले रहा है, तो इसी वाले में जाएगा जूमॉर्फिज्म। मैंने नर्सिंग वाला एग्जांपल किस में दिया है? Zoomorphism, sir. तो बस इसी में आएगा। Have you all noted? प्लीज अपनी तरफ से माइक ऑफ रखें प्लीज, whenever you are interested to ask anything. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और वाला ठीक है, बहुत सही, रुक जाइए एक मिनट। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला फटाफट नोट कर लें, जो ये वाला भी था ये तुरंत जो एटोमॉलजी लिख लें। एंथ्रोमॉर्फिज्म वाला भी लिख लीजिए फास्ट। क्या हो रहा है, नहीं क्लियर दिख रहा है क्या? ये एंथ्रोमॉर्फिज्म वाला भी नोट कर लें फटाफट। एंथ्रोपोज ह्यूमन, मार्फी फॉर्म, बस इतना ही नोट कर लीजिए।
ये प्लीज आप लोग समझा करिए भाई, क्या करूं मैं आप लोग की तरफ से माइक एकदम हमेशा के लिए ऑफ कर दूं? आप समझते नहीं हो। हेलो सर। हाँ सर ये जो गॉड्स इनकारनेटेड इन ह्यूमंस वाला जो एग्जांपल आपने दिया था, वो पहले वाले में होगा क्या कि जूमॉर्फिज्म में होगा सर ये? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज फर्स्ट अटेस्टेड इन 1753 में। देखिए गॉड को सर, एक मिनट मैंने आपको जो है किसमें दिया था एंथ्रो, थोड़ा सा अभी आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा मेरा माइंड रिलैक्स होने दीजिए, नोट कर लीजिए चीज़ें। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से इतना करीब हो जा रहा है ना कि पहले नोट कर लीजिए एवरीथिंग, फिर बात करते हैं। ये नोट हो गया? पहले डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, पूरी ओके। बात सुन लीजिए, तो हो गया। उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इस डेफिनेशन को एंथ्रोमॉर्फिज्म वाले में लिखिए फटाफट। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। एक ये हो चुका है सर। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए ओके। ठीक है। तो ये एंथ्रोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन आपने लिखा कि लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक इन विच अ राइटर स्क्राइब्स ह्यूमन ट्रेट, एम्बिशंस, इमोशंस और इंटायर बिहेवियर टू एनिमल्स। ठीक है, नॉन ह्यूमन बीइंग, नेचुरल फेनोमेनाज। ठीक है, तो एनिमल्स को पूरे ये देता था। देखिए, ये आप ध्यान रखना कि जो मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, ठीक है, वो आप जो है, जो भी डिफरेंट अवताराज की बात हो रही हैं, डिफरेंट शेप्स की बात हो रही है एनिमल के फॉर्म में, ह्यूमन के अलावा, उसको आप दूसरे वाले कैटेगरी में रखिएगा, जूमॉर्फिज्म में। ठीक है, इसमें हम पूरा जब एनिमल की तरह आ जाएगा, जैसे हमने आपको चंपक के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, वो सब इस वाले कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे आपको मैंने हाफ वाला बताया है, चाहे जलपरी की किसी ने बात की, वो सब जूमॉर्फिज्म में जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा तर्क की बात नहीं, बस ये समझिए कि उसको हम उसी वाले कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो पहले से ह्यूमन बीइंग की तरह होता है और उसको बाद में जो है हम उस तरह दे देते हैं, या आधा दे दिया गया तो किसी एक में रखना पड़ेगा, उसको आप जूमॉर्फिज्म में रखिए, क्योंकि हमें जो उस तरह के एग्जाम्पल मिले हैं वो सब जूमॉर्फिज्म में ही मिले हैं। ठीक है, तो आप उसे जूमॉर्फिज्म में रखिए। और बाकी एक चीज़ तो एकदम से क्लियर है कि जब ह्यूमन बीइंग को पूरी तरह से एट्रीब्यूट या इस तरह से सेंटेंस बोले जाएं कि किसी पर्सन को ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिंग करता हुआ दिखाया जा रहा है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि माय ब्रदर इज ईटिंग लाइक हार्स, ठीक है, तो ये पूरी तरह से जूमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होगा। और जितने भी मैंने नर्सिंग वगैरह, ये जितने भी स्फिनिक्स के जो बताए, वो सब जूमॉर्फिज्म में रखिए। क्लियर है इतनी बात? तो जूमॉर्फिज्म का आपने डेफिनेशन लिख लिया है, सारी बातें लिख ली। एंथ्रोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन और आपने लिख लिया। एक दो और आपको अच्छी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, शायद यहाँ से और आप लोग को क्लियर हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरे सेंस से है। कुछ ऐसे इडियम्स हैं, ठीक है, जो कि जूमॉर्फिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप लोग मुझे कोई इडियम्स ऐसे बता सकते हैं जिसमें जूमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल नजर आ रहे हों? कुछ ऐसे इडियम्स हैं जहां पे एनिमल इमेजरी हो, ठीक है। डंकी हेड।
फिश हेड। बिल्कुल। कुछ 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 मैं ऐसे चाह रहा था कि आप मुझे कुछ इडियम्स बताएं, ठीक है, जहां पे एग्जाम्पल्स हो। मैंने अभी कहीं नोट किया था, 1 मिनट, तुरंत नहीं मिलता है, ढूंढिए तो। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नोट किए थे, चलिए मैं उसको ग्रुप में भेज दूंगा। कुछ इडियम्स वाले एक्सप्रेशंस थे जो कि जूमॉर्फिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसे देख लेना। आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से ये वाला जो पोर्शन जो मैं बताना चाहता था आपको, ये एकदम से क्लियर हो गया है। और अच्छी तरह से याद रखना कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एंड जूमॉर्फिज्म ये दोनों एक दूसरे के रिवल्सर हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि विच फिगर ऑफ स्पीच या विच इज अपोजिट ऑफ एंथ्रोमॉर्फिज्म, तो आपको याद रखना है कि जूमॉर्फिज्म इसके ठीक अपोजिट, ठीक है। ये एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन याद रखना है। 1 सेकेंड यदि आप रुक जाएं तो जो मैं आपको एनिमल वाला बताना चाह रहा था ये भी तुरंत देख लीजिए। एक सेकेंड। चलिए, ये एक और एनिमल वाले कुछ एग्जांपल्स नोट कर लें। जैसे मैंने कहा सी वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये किसमें सर नोट करें, किस वाले में? जूमॉर्फिज्म। अच्छा रॉन्ग ट्री by questioning him. She was barking up the wrong tree by questioning him. उम्मीद है कि सभी को मीनिंग मालूम होगा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का। अच्छा, मीनिंग नहीं पता है, बस इतना समझ लेना कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब कि कहीं गलत जगह पे होना, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है लेकिन आप जाके किसी दूसरे व्यक्ति को जाके शाबाशी दीजिए, या किसी व्यक्ति ने शैतानी की है, आप दूसरे व्यक्ति को जाके हड़का रहे हो, तो इसका मतलब यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे सी वाज बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री जो है, ये जो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री है, यहाँ पे एक पर्सन है, उसको एनिमल के फीचर्स देने की कोशिश की गई है इस इडियम्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जूमॉर्फिज्म का बहुत अच्छा इडियामिक एग्जाम्पल है, ठीक है, इडियम्स के द्वारा। इसी प्रकार से एक और बता रहा हूं, ही वाज champing at the bit at the beginning of the negotiation की स्पेलिंग आप लोग लिख लेंगे। ही वॉज चैंपिंग एट द बिट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेगोशिएशन, ये भी आपका एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा आपको जो इडियम्स हैं उनके मतलब जो है खोजने पड़ेंगे, तो क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। चैंपिंग का मतलब घोड़े की तरह आवाज निकालना, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट हैं जो एनिमल्स के एक्टिविटीज हैं, एनिमल्स के वो हैं, और उसको दे दिया जाए, ठीक है। चैंपिंग का मतलब होता है टू मेक अ नॉइसी बाइटिंग और च्यूइंग एक्शन, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इस तरह से बहुत ढेर सारे और भी इडियम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उन इडियम्स को देखना है, और वो सब जब इस तरह के इडियम्स आएंगे तो ये आपके जूमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जूमॉर्फिज्म में अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? रितेश जी, जूमॉर्फिज्म एकदम 100% क्लियर है। जूमॉर्फिज्म, एंथ्रोपॉमॉर्फिज्म, सिर्फ सिंपल सी बात रखनी है। आप लोग बस एक चीज पे कंफ्यूज हो गए, जो कि मतलब हाफ ह्यूमन आ जाए और हाफ जो है एनिमल का क्रिएचर आ जाए, उसको किस में रखना है। उसको बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उसको जूमॉर्फिज्म में रखिए। और बाकी एकदम क्लियर है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग की पूरी क्वालिटी एक एनिमल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए या किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपॉमॉर्फिज्म। ठीक है, एंथ्रोपॉमॉर्फिज्म। ठीक है। और जब कोई एक जो है एनिमल, आपने ह्यूमन बीइंग एनिमल को दे दिया, जब एक ह्यूमन बीइंग एनिमल के फीचर्स अपने अंदर जो है रिप्रेजेंट करने लगे, तो जूमॉर्फिज्म हो गया, एकदम बेसिक। अब हम आ जाते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि अगला ग्रुप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। अब हमने अभी जो है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच था जिसको हमने कर लिया है। इसमें बस एक और बचा हुआ है छोटा सा, इसको भी कर ही लीजिए, छोड़ने का कोई मतलब नहीं। विजन, कोई बता सकता है ये विजन क्या होता है? ऐसे नॉर्मली ये नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि इसी का एक पार्ट है तो आपको याद रखना चाहिए। एनीवन? जल्दी से इसको कर लेते हैं, विजन क्या है। तो जल्दी से इसको लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नोट करिए। सर इसी में इन्वोकेशन भी था ना? जी जी बिल्कुल, लिखिए विजन। विजन लिखिए। दिस फिगर कंसिस्ट, फिगर ऑफ स्पीच लिख लीजिए, चाहे फिगर लिख लीजिए, आप इतने बार बार फिगर ऑफ स्पीच आप लिख ही रहे हैं, तो लिखिए दिस फिगर कंसिस्ट्स इन description of an absent or imaginary object or image in so picturesque a way that it appears to be present, मैं लिख भी रहा हूं, appears to be present before the senses, ये हो गया। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो कि किसी एब्सेंट या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा कि ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने ही हो, लेकिन वो होता नहीं है रियल में। ठीक है। एक वर्ड यहां पे आया है पिक्चरेक्स। पिक्चरेक्स मतलब होता है पिक्चर जैसा, मतलब एकदम क्लियर इमेज जैसा। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। एक बार रीड कर लीजिए ताकि देखिए। तो इसमें क्या है कि किसी एब्सेंट, अगर आप सभी को एक एग्जाम्पल याद हो, बेहतर है कि मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अगर आप सभी को याद हो, मैकबेथ में एक बहुत ही फेमस सीन है जिसका नाम है डैगर सीन। यस सर। अगर जिन लोगों ने भी मैकबेथ पढ़ा है, क्या आप सभी ने मैकबेथ पढ़ा है भाई? सबको मैकबेथ की स्टोरी पता होगी ना? तो मैकबेथ में आप देखते हैं एक्ट 2 सीन 1 की बात करते हैं, तो वहां पे ना एक शायद सीन 1 या सीन 2, ये आप चेक कर लेना। वहां पे क्या होता है कि एक डैगर, मैकबेथ को ये बोला गया है कि भाई आपको किल करना है। किसको किल करना है? किंग डंकन को किल करना है।
तो अब ये इतना ज्यादा मतलब चार्ज है विद इमोशन की कैसे किल करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस भी है। क्या है? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये भी ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं बार बार बता देता हूं आपको कि एग्जाम में आए तो आप बता लो। अगर आपसे एक एग्जाम में पूछे कि मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस रिफर्स टू विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या मानना पड़ेगा? मैकबेथ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत आपको मजे मजे में बता दे रहा हूं मैं। तो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तो ये क्या है कि इसके अंदर मतलब ये नहीं मारना चाह रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें। और लेडी मैकबेथ कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन फाइनली जो है लेडी मैकबेथ नहीं मारती है किंग डंकन को, क्योंकि आप सभी को पता है बिकॉज किंग डंकन क्या रिजेंबल्ड हर फादर, उसके फादर की तरह रिजेंबल करता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेडी मैकबेथ नॉट किल किंग डंकन, तो बिकॉज किंग डंकन रिजेंबल्ड या लुक्ड लाइक हर फादर, एक ये है। अब ध्यान देना, तो अब मारना किसको है? फाइनली 2 ही लोग फैमिली में हैं, तो भाई मैकबेथ को ही मारना पड़ेगा। अब मैकबेथ एकदम चल दिए हैं मारने के लिए। तो उसी दौरान ये इतना चार्ज्ड है इमोशन से कि इनको अपने आंखों के सामने एक डैगर दिखाई देता है। डैगर क्या होता है? तलवार का छोटा वाला बेटा, या छोटा, उससे तलवार से छोटा होता है डैगर, जिसे खंजर भी बोलते हैं। तो इनको दिखाई देता है कि डैगर अचानक जो है इनके आंखों के सामने है, ठीक है, और वो धीरे 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 जा रहा है कहाँ? किंग डंकन की रूम की ओर, ठीक है। और कभी भी मैकबेथ को मारते हुए नहीं दिखाता है, बस ये दिखाता है डैगर गया, और फिर अगले सीन में आते हैं और फिर ये पता चलता है कि उनके हाथ में डैगर है या तलवार है और उसमें खून लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डैगर सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये आप देखते हैं कि इमेजिनेशन में दिखता है और ऐसे दिखता है जैसे वास्तव में उसके सामने डैगर हो, ठीक है। इसी को हैलुसिएशन भी बोला गया है, हैलुसिएशन। लेकिन हैलुसिएशन एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए, अगर फिगर आप स्पीच फिगरेटिव लैंग्वेज में देखें तो विजन है, ठीक है। तो बस एक लाइन जो है मैं बोल दे रहा हूं, इसको आप लोग फिर बाद में इसकी पूरी लाइन, कम से कम आज आप लोग का वर्क यही है, जब भी मैं कुछ चीज बताऊं तो काम करना है, डैगर सीन जाके पढ़ना और देखना कि किस तरह डैगर को रिप्रेजेंट किया गया है। पूरा का पूरा 2-3 मतलब का कई लाइन है, 10, 15, 20 लाइन है जो डैगर पे है। तो पहली लाइन ऐसे शुरुआत है, इज दिस अ डैगर, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, विच आई सी बिफोर मी, नोट कर लें, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल, और डैगर का हैंडल किधर है? द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, और उसका हैंडल किसकी ओर आ रहा है? उसके हाथों की ओर आ रहा है। रिपीट करना था। ये इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड। बहुत बढ़िया लाइन है। इसी के बाद है कम लेट मी क्लच दी, कम लेट मी क्लच दी, आ जाओ मेरे पास और मुझे अपने आप को पकड़ने दो। जबकि वास्तव में क्या है? ये है ही नहीं। अब उसके बाद की लाइन तो बहुत ही मतलब आपको लगेगा अरे क्या है, आई हैव दी नॉट, मैं तुम्हें नहीं रखता हूं, यानी तुम मेरे पास हो नहीं, एंड एट आई सी दी स्टिल, एंड एट आई सी दी स्टिल, आई हैव दी नॉट, मैं तुम्हें नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी एट आई सी दी स्टिल, फिर भी मैं तुम्हें देख रहा हूं। हैव यू ऑल नोटेड? इतना ही नोट करिए। अब बाकी जो है आप डैगर सीन पढ़ना। क्लियर हो रहा है मनोज जी सभी को? शिवनारायण जी? हाँ सर। ठीक है, ये का एग्जाम्पल है ना? ये विजन का एग्जाम्पल है, विजन।
ठीक सर। ठीक है, विजन अभी बताया हूं ना। तो अब देखिए एकदम क्लियर है कि डैगर की बात हो रही है, और जो आपका कैरेक्टर है वो उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके सामने डैगर है, उसकी हैंडल उसके हाथों में आ रही है। ये कब होता है? आप सभी अपने लाइफ में ऐसे बहुत से सीन फील किए होंगे जब आप अचानक किसी चीज से बहुत सरचार्ज हो जाते हैं, किसी इमोशन से। जैसे आप सोच लीजिए कि मुझे नौकरी मिल ही गई, तो अब आपने देखा कि आपको नौकरी मिल गई है और आपके पास अब आपने नौकरी कर ली है और आपके आंखों के सामने, मतलब ये, लेकिन इतना ज्यादा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। ये तुरंत का है ये जब सब सपनों में आया था, सभी सपनों में। हाँ, सपने में आया था। तो तो सपनों में होता है आपने कि का स्कूल में चले गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सब होता है। एक दिन तो शायद डिग्री कॉलेज में जॉब लग गई थी। अरे वाह, क्या बात है। सपनों में जब नींद खुली तो सब सपना था। चलिए, बहुत तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रे करता हूं कि आपकी सारी विशेष पूरी हों। निश्चित रूप से आप डिग्री कॉलेज तक जाएं, हम सभी जाएं। चलिए, तो हमने विजन देख लिया। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि विजन के ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं, और जो भी एग्जाम्पल है ना बहुत बड़े बड़े हैं। विजन हमेशा ना अपने साथ एक बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन लेके आएगा। जैसे पहली लाइन में क्या होगा ना, उस इमेज के बारे में बात होगी, और उसके बाद की जो लाइन्स आएंगी ना उसको डिस्क्राइब करेंगी बहुत लंबा। ये विजन की खासियत है। अब एक काम करिए, मैकबेथ में हमने विजन देख लिया, अब लिख लीजिए इनोकेशन। ये जो आप कह रहे थे ये भी लिख लीजिए, क्यों बचे। हालांकि ये बहुत छोटी बात है लेकिन लिख लीजिए। जितनी भी इपिक्स है ना वो इनोकेशन की उनकी जो बिगनिंग लाइन है इनोकेशन की बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। लिखिए, इनोकेशन इज अ डायरेक्ट एंड impassioned prayer for creative inspiration, made by a poet to a supernatural being, to a supernatural, मतलब जिन्हें आप नहीं, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, टू अ सुपरनेचुरल बीइंग। यूजली द म्यूजेज मतलब जो देवियां हैं, ठीक है। क्लासिकल गॉड, म्यूजेज में कौन कौन? क्लासिकल गॉडेसेस, ठीक है, जो क्लासिकल गॉडेसेस हैं, ठीक है। कुछ का नाम भी लिख लीजिए, क्लासिकल गॉडेसेस, ठीक है, लिख लीजिए, नाम भी लिख लीजिए, एमंग देम, क्लासिकल गॉडेसेस एमंग देम। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब आप मतलब कोई क्रिएटिव वर्क लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए जो प्रेयर करते हैं बिगनिंग में, ठीक है। हाँ सर, इसको स्तुति गान भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या होगा, क्लासिकल तुलसीदास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी इपिक लिखे गए मैंने बोला ना सब लोग लिखते हैं, ठीक है। क्लासिकल गॉडेसेस एमंग देम। अब कुछ क्लासिकल गॉडेसेस के नाम लिख लीजिए, एमंग देम। चलिए लिख लीजिए। आप चाहें तो एमंग देम जो है ना भी लिख के ब्रैकेट में सीधे लिख सकते हैं कौन कौन है, चाहें तो लिख लीजिए एमंग देम। देखिए, और कुछ क्लासिकल गॉडेसेस के नाम लिख ही लीजिए। कैलियोप, CALLIOP, ये कैलियोप कौन है? ये इपिक पोएट्री की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटिंग इपिक पोएट्री, ठीक है। कैलियोप कौन है? ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिप्रेजेंटिंग इपिक पोएट्री। तो कभी आया हो तो बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे, रिप्रेजेंटिंग इपिक पोएट्री। फिर दूसरा लिखिए यूरानिया। यूरानिया बहुत ही फेमस है,
अगर आप लोग जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस जॉन कीट्स पे एक लिखा गया है एलजी, ठीक है, एलजी में भी है पास्टोरल एलजी जो लिखे जाते हैं ना, स्पेशली वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो गॉडेसेस हैं, क्लासिकल गॉडेसेस, उनको बहुत ज़्यादा वो किया गया है, उनका जिक्र आया हुआ है। तो यूरानिया, यूरानिया के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए एस्ट्रोनॉमी एंड हाईएस्ट नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी एंड हाईएस्ट नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी एंड हाईएस्ट नॉलेज, और सबसे लास्ट में लिखिए क्लियो, फेम ये तो एंड, पैराडाइज लॉस्ट में है ये। बिल्कुल, फेम एंड हिस्ट्री। नोट कर लिया? किसी का छूटा नहीं होगा, स्क्रीन पे सब दिख रहा है। कैलियोप, अब इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं ना जो ग्रीक गॉडेसेस होते हैं ना, बहुत से लोग एक ही तमाम चीज़ों के हो जाते हैं, तो बस एक नाम इनका याद रखिए कि ये कुछ हैं जिनका अक्सर आप पाओगे जब आप पास्टोरल एलजी पढ़ोगे या फिर इपिक वगैरह पढ़ोगे, कोई भी बहुत बढ़िया क्रिएटिव अगर लिखा जाएगा वर्क, तो अक्सर राइटर जो हैं किसी न किसी ग्रीक गॉडेसेस को वो करते हैं। और हमारे इंडिया में तो भाई, हमारे इंडिया में जो हमारे गॉड्स हैं उनको किया जाएगा, ठीक है। तो जिस कल्चर में जो गॉड्स या गॉडेसेस हैं उनको वो लोग इन्वोक करते हैं, ठीक है। ताकि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो उनका वर्क है वो ऐसा कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा वर्क लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप हमें हेल्प करें, हमें वो शक्ति दें ताकि हम इतने बड़े वर्क को लिख पाएँ। और ये सही बात है, आप मानिए कि ये ईश्वरीय जो है इंस्पिरेशन ही है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए पूरे विश्व में कितने इपिक लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे गए हैं और बहुत कम लोग लिख पाए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं गॉड का तो ग्रेस है ही उनके ऊपर, तब जाके आप मिल्टन इतना बड़ा इपिक पैराडाइज लॉस्ट लिख पाए, या इंडिया में तुलसीदास जी लिख पाए रामायण, रामचरितमानस, या फिर जो भी आप महाभारता देखते हैं, तो बहुत कम इपिक हैं और बिना गॉड के ग्रेस के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, अब बस इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल्स जो है मिल्टन का एक देख लीजिए, ओपनिंग स्टैंजा ऑफ मिल्टन, आप लोग अगर इंटरनेट पे भी देख सकते हैं बाद में, और हम बस एक दो लाइन बस आपको दिखा दे रहे हैं। जब मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है एक इपिक है, आप सभी जानते ही हो, और उसमें जो है ओपनिंग लाइन, ठीक है, उसमें क्या है, सिंग हेवेनली म्यूज, सिंग हेवेनली म्यूज दैट ऑन सीक्रेट टॉप, ठीक है, दैट ऑन सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब। जब मैं आधे लाइन से कोई लिखूं ना तो समझ जाना वो उसी लाइन का पार्ट है, तो अगर आप लिखना है तो उसको पूरा वहां तक लिखिए, सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब और आप सिनार डिडस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड who first taught the chosen seed। और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत लंबा नहीं जाना है हमें, ठीक है। इसके बाद भी बोलते हैं एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डोस्ट प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी, ठीक है। तो ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंस्ट्रक्ट करे, गाइड करे, उसे इंस्पायर करे ताकि वो बहुत बढ़िया एक जो वर्क जो है लिख सके, बस इतना ही। तो ये इन्वोकेशन का एग्जाम्पल था, उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर होगा।
बस इतना ही समझना है कि इसमें इन्वोक किया जाता है, किसी बड़े वर्क को लिखने से पहले राइटर किसी गॉड्स एंड गॉडेसेस को इन्वोक करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसकी प्रार्थना करता है कि उसका वर्क सफल हो, ठीक है, बढ़िया वर्क लिख जाए। ठीक है, तो आज की